तो स्टूडेंट आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में हुए एक इंपॉर्टेंट मास स्ट्रगल के बारे में, जिसका नेम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इससे पहले हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। तो आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आफ्टर द एंडिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, भारत के फ्रीडम स्ट्रगल का ये एक इंपॉर्टेंट मास मूवमेंट, मास स्ट्रगल है, जो कि 1930 में स्टार्ट होता है फ्रॉम ए ग्रेट इवेंट ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी, जिसे हम सॉल्ट मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कुछ बेसिक पॉइंट्स। ये जो टॉपिक है आपका, इसको हम टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, एक जनरल इंट्रोडक्शन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ये कैसे स्टार्ट हुआ। नंबर 2, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, जो पार्टिसिपेंट्स यानी जो इंडियंस इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो इस मूवमेंट को कैसे देखते हैं और उनका पार्टिसिपेशन किस लेवल का होता है। थर्ड पार्ट, इस मूवमेंट की लिमिटेशंस को हम डिस्कस करेंगे। कुछ लिमिटेशंस को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बाकी हम एक प्रॉपर लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर। सो लेट अस स्टार्ट विद द ग्रेट सॉल्ट मार्च। नमक सत्याग्रह से ये आंदोलन शुरू होता है। इसका बैकग्राउंड अगर हम समझें, इसका बैकग्राउंड है कि गांधी जी इंडियंस की डिमांड को फुलफिल कराने के लिए उस वक्त के वायसराय इरविन को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें गांधी जी टोटल 11 डिमांड्स को एक्सप्रेस करते हैं। और ये एक अल्टीमेटम होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कि अगर वो इन डिमांड्स को फुलफिल नहीं करेंगे तो कांग्रेस की लीडरशिप में, महात्मा गांधी की लीडरशिप में जो आंदोलन है, जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मार्च में स्टार्ट हुआ। एज यूजुअल वायसरॉय ने इग्नोर किया उनके डिमांड्स को, तो मार्च 1930 में महात्मा गांधी एक सॉल्ट मार्च ऑर्गेनाइज करते हैं, सॉल्ट मार्च, जिसमें वो अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ मार्च करते हैं। और ये एक हिस्टोरिकल पिवोटिकल पॉइंट होता है भारत के इतिहास का, जिसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। इस मार्च का रीज़न ये था कि गांधी जी, क्योंकि सॉल्ट हर घर का हिस्सा है, रिच हो या पुअर, तो गांधी जी इसके थ्रू सारे जितने भी इंडियंस हैं उनको ज्वाइन करना चाहते थे। बिकॉज ब्रिटिशर्स ने एक सॉल्ट लॉ इम्पोज किया हुआ था कि कोई भी इंडियन ना तो इन्हें मैन्युफैक्चर करेगा ना सेल करेगा विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। तो गांधी जी साबरमती से दांडी कोस्टल रीजन तक 240 माइल्स ट्रैवल करते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, और वहाँ जाकर वो सी वाटर को बॉईल करने के बाद सॉल्ट फॉर्म करते हैं। और ये एक हिस्टोरिकल इवेंट बन जाता है भारत के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। अब लेटर ऑन इस इवेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन कैसे होता है। तो नंबर 1, एज यूजुअल, कि जब गांधी जी सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं तो बहुत सारे इंडियंस, थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस अक्रॉस द कंट्री, वो सॉल्ट लॉ को चैलेंज करके सॉल्ट बनाना शुरू करते हैं। और ये एक सिग्निफिकेंट सिंबल होता है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करता है। नो, इंडियंस बाइकआउट करते हैं फॉरेन क्लॉथ्स का, और लिक्वर शॉप्स को पिकेट किया जाता है, फॉरेन क्लॉथ्स को जलाया जाता है, फॉरेन क्लॉथ्स को बाइकआउट किया जाता है। नंबर 3, पीजेंट्स टैक्स रिफ्यूज कर देते हैं, टैक्स नहीं देते हैं। और ये एक स्टेटमेंट होता है पीजेंट्स और इंडियंस की साइड से कि हम आपका जो सिस्टम है उसको नहीं मानेंगे, हम पूरी तरह से कोऑपरेट करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेज जो आता है, रेजिग्नेशन ऑफ विलेज ऑफिशियल्स। तो जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ता है, मोमेंटम पकड़ता है, तो बहुत सारे ऑफिसर्स अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कोलैप्स होने लग जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, एक और इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन है इंडियंस का, जिसमें भारतीय फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। क्लियर? जो लॉ रिजर्व फॉरेस्ट का ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था कि वहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ या इंडियंस नहीं जा सकते, उसको ब्रेक करके वो अपने लिए कैटल वुड और ग्रेजिंग के लिए एनिमल्स को ले जाते हैं, यानी फॉरेस्ट लॉ को पूरी तरह से ब्रेक किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कांग्रेस लीडर की तरफ से होता है कि ब्रिटिशर्स कैसे रिटेलिएट करते हैं, ब्रिटिशर्स कैसे इसके अगेंस्ट एक्ट करते हैं। तो ब्रिटिशर्स एज यूजुअल रिप्रेशन की पॉलिसी यूज़ करते हैं। तो ब्रिटिशर्स कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट रिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। वरीड फ्रॉम डेवलपमेंट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगन अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। और बहुत सारे वायलेंट क्लैश होते हैं कई जगह पर, जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को बहुत बुरी तरह रिप्रेस करते हैं, और एक ब्रूटल अटैक स्टार्ट होता है। इसमें से एक पार्ट है कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जो महात्मा गांधी के डिसाइपल है, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और पीसफुल सत्याग्रही पर अटैक किया जाता है। वुमेन और चिल्ड्रन को मारा जाता है और लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। नाउ, जब ब्रूटल सिस्टम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो स्टार्ट करती है, इसके बाद गांधी जी इस मूवमेंट को कुछ समय के लिए वापस ले लेते हैं, और उनके और इरविन के बीच एक पैक्ट होता है जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो गांधी जी इस डिसीजन टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, महात्मा गांधी इन इवेंट्स के बाद मूवमेंट को वापस लेते हैं, बट ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है। इसके बाद मूवमेंट दोबारा स्टार्ट होगा, और गांधी जी एक पैक्ट करते हैं इरविन के साथ, जिसमें गांधी जी एग्री हो जाते हैं कि वो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि लंदन में ऑर्गेनाइज की जाएगी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाते हैं, गांधी जी वेंट फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बट जो नेगोशिएशन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी नेगोशिएशन हो नहीं पाता। तो गांधी जी डिसअपॉइंटेड होकर भारत लौटते हैं, बट
व्हेन ही केम बैक टू इंडिया, जब वो भारत आते हैं तो वो देखते हैं गवर्नमेंट ने एक नया ही रिप्रेशन साइकिल स्टार्ट किया हुआ है। गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू रिप्रेशन साइकिल। अब ये जो रिप्रेशन साइकिल है, इसमें क्या होता है, आफ्टर मैथ ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब गांधी जी भारत आते हैं तो जो गवर्नमेंट रिप्रेशन है उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट एक न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन चलाती है जो इंडियन सत्याग्रही होते हैं उनके खिलाफ। खान अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को और जो दूसरे कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको इम्प्रिजेंट कर दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है, ताकि ये जो मूवमेंट है बिना लीडर्स के किसी डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना मूव करे और लोग घबराकर मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना बंद कर दें। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉलिटिकल पार्टी जो कि स्ट्रगल मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, गाइड कर रही थी, दैट हैड डिक्लेयर्ड इलीगल। सम मेजर्स वर टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसमें वो मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन पर बैन लगा देते हैं, या उनको इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं। सो अ सीरीज ऑफ स्ट्रिंजेंट मेजर्स वर इम्पोज्ड टू प्रिवेंट पब्लिक गैदरिंग्स। सो दीज वर द एक्शंस टेकन बाय ब्रिटिशर्स। महात्मा गांधी ये सब देखने के बाद जो मूवमेंट है उसको रीलॉन्च करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद ग्रेट एप्रीहेंशन, हाईलाइटिंग द चैलेंजेस एंड रिस्क इन्वॉल्व। उनको पता होता है कि इसमें रिस्क है, बट वो फिर भी, क्योंकि एक मास स्ट्रगल था, भारतीय एक साथ जुड़े हुए थे, तो इसको रीस्टार्ट करते हैं। बट ये जो मूवमेंट है ये अपना मोमेंटम लूज कर देता है बाय 1934, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसमें हम पार्टिसिपेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये मूवमेंट अपने जो मोमेंटम है उसको क्यों लूज कर देता है, ये स्ट्रगल। क्लियर? तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसका स्टार्ट कैसे हुआ और उसमें पार्टिसिपेंट्स जो थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, इंडियंस ने किस तरह से अपना रोल प्ले किया, इसको डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।